हेलो एवरीवन, फटाफट चलो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओसी में हमारा रिवीजन चल रहा है। ओसी चैप्टर 1, 2, 3, 4 और ओसी चैप्टर 10 इनके हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ओसी चैप्टर 5 स्टाफिंग। ध्यान देना, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, ऑर्गेनाइजिंग तक काम नहीं हुआ है, स्टाफिंग में भी काम नहीं होगा। काम होता कहाँ है कंपनी के अंदर? डायरेक्टिंग के अंदर। प्लानिंग में सोचा है क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, स्टाफिंग में लोगों को हायर करोगे और डायरेक्टिंग में उनसे काम करवाओगे। तो आज लोगों को हायर करना है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन 3 जो है वो आपका कैंसिल है। क्वेश्चन 1 और 2 या बाकी सारे क्वेश्चन है, तो जो कैंसिल है क्वेश्चन में बताता रहूंगा। फटाफट आ जाओ पहले। डिफाइन स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कि स्टाफिंग क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से 5 मार्कर्स आएंगे। जैसे ये वीडियो सेकंड वीडियो एंड होगी, उसके एंडिंग में मैं आपको क्या करूंगा, इसका ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें सब डिटेल्स होगी कि किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा। चलो, तो सबसे पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन समझते हैं। कुछ लोगों को स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं कि सिर्फ रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं होता। कि स्टाफिंग जो है वो काफी ब्रॉड है। उसके अंदर एम्प्लॉइज को हायर करना है, वो तो है ही है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, उसको कब ट्रेनिंग मिलेगी, कब प्रमोशन मिलेगा, कब उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के बाद भी इंप्रूव नहीं करे तो उसको निकालना है कि नहीं निकालना है। एम्प्लॉइज ने 10, 20, 30 साल कंपनी में काम किया, उसके बाद रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट में पेंशन कितनी देनी है, हर चीज। रिक्रूट मतलब हायर करना, सिलेक्शन उसको सही जगह पे भेजना, ट्रेनिंग प्रमोशन आपको पता है, ट्रांसफर पता है, पोस्ट रिक्रूटमेंट के उसके बाद बोनस हर साल कितना देना है, वो सब चीजें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है कि भाई सीआईडी में एसीपी प्रद्युमल है, वो पूरा टाइम करता क्या रहता है, हाउ करता रहता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। सॉरी, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा खराब है, बट जितना हो सके फनी बनाओ ताकि आपको याद रहे कि क्या है वो। चलो, जैसे मैंने कहा, मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि सीआईडी में एसीपी प्रद्युमल जो है वो पूरा टाइम हाउ जो है वो करता रहता है। तो आ जाते हैं सी के ऊपर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्होंने ये लिखा है कि आप स्टाफ के ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हो, प्लीज ये नहीं सोचो कि वो जो खर्चा है वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, मैं उसको खर्चे में नहीं गिनूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट में गिनूंगा कि आगे चल के इसका मुझे फायदा होगा, जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी मुझे क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट में जैसे पैसे डालना इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही एम्प्लॉइज को सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं है बट क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सी हो गया। फिर आएगा आपका आई, कि स्टाफिंग काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आप लोग रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई इंपॉर्टेंट फंक्शन, डी है डायनामिक। ये स्टाफिंग कभी सेम नहीं रहेगा। आज से 15 साल पहले जो है, जैसे लोगों को हायर करते थे, आज उस तरीके से हायर नहीं कर सकते, आज का तरीका अलग है। और 10 साल के बाद तरीका क्या होगा, अलग होगा। इवन 1-1.5 साल को अगर आप कंपेयर करो, पहले लोगों की इंटरव्यू कैसे होते थे, आज के टाइम में इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करने के लिए रेडी हो कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या आई हैं, चेंजेस आए हैं मार्केट में। सीआईडी हो गया। फिर है पी। पी स्टैंड्स फॉर पेरिनियल प्रोसेस, कि कभी ऐसा नहीं होगा आपकी कंपनी में कि आपको स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं हो या स्टाफ के डिसीजन नहीं। हर साल कुछ ना कुछ होगा कि किसी ना किसी, देखो, हर साल कंपनी में कोई ना कोई इंसान निकलेगा, उसकी जगह आपको किसी को रिप्लेस करना है, तो इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, उनको हायर करना पड़ेगा। हर साल कितनी प्रमोशन देनी है, कब किसको ट्रेनिंग देनी है, कब किसको है ना ट्रांसफर करना है, डिमोट करना है, ये डिसीजन एवरी ईयर रहेंगे। जब तक स्टाफ है तब तक क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफ कब तक है, हमेशा रहेगा स्टाफ तो कंपनी में। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो, तो स्टाफ हमेशा है, तो स्टाफिंग भी हमेशा है। जब कंपनी बंद होगी तब क्या होगा, स्टाफिंग का नीड नहीं होगी। तो सी, आई, डी। अब हमने पी देख लिया। अब प्रद्युमल क्या करे पूरा टाइम, हाउ। हाँ, तो एच पे ह्यूमन रिलेशन, के स्टाफिंग में पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर होता है, कि कैसे आप अच्छे से अच्छे स्टाफ को हायर कर रहे हो और सैलरी अप्रोप्रिएट उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ओ के ऊपर अदर मैनेजरल फंक्शन, आपका स्टाफिंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है अदर फंक्शन से। प्लानिंग में सोचा था 500 एम्प्लॉय से, तो उतना हायर करो।
ऑर्गेनाइजिंग में 4 डिपार्टमेंट बना है तो 4 डिपार्टमेंट के हिसाब से लोगों को हायर करो। तो हर फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टाफिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपका समझो ना एवरग्रीन है। एक तो ये डायनामिक वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, अदर मैनेजरल फंक्शन हो गया, ह्यूमन रिलेशन हो गया, ये सब डायनामिक है, मतलब ये सब सॉरी एवरग्रीन है। ऑर्गेनाइजिंग में जाओ, प्लानिंग में जाओ, कंट्रोलिंग में जाओ, हर एक में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा। और लास्ट है डब्ल्यू यानी वाइड स्कोप, कि स्टाफिंग का मतलब नहीं है सिर्फ एम्प्लॉय को हायर करना, हर चीज उसके बारे में सोचना, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, सब चीज किसके अंदर आ जाता है, स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। तो वीडियो पॉज करो, मन में पहले है ना आपको क्या बोलने हैं, स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने हैं। तो देखो आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमने डिस्कस किए, सीआईडी में प्रद्युम्न पूरा टाइम हाउ करता रहता, C stands for capital expenditure, I stands for important function, D stands for dynamic, P stands for perennial, H stands for human relation, O stands for O किसके लिए था, other managerial function के लिए था, और W किसके लिए था, wide scope के लिए था। क्लियर? याद हो गए हैं तो फिर से वही वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट्स में लिखो या मुझे व्हाट्सएप कर दो जैसे पाए तुमको। क्लियर? बट प्लीज साथ साथ में याद करो तो ही रिवीजन का वर्थ है, नहीं तो रिवीजन का कोई वर्थ नहीं है। अगर आप बाद में ही करने वाले हो तो अभी सुन के मतलब क्या। आगे सेकंड आंसर है, नोट्स में गलत टाइप हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस यानी इससे आपसे एग्जाम में एडवांटेजेस के जैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस बोलो या इंपॉर्टेंस बोलो या बेनिफिट्स बोलो, एक ही बात है। इंट्रोडक्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है कि अगर आज के टाइम में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मूवी बनी SRK और है ना काजोल की, तो आज की डेट में उस किसको हायर करेंगे, प्रियंका चोपड़ा को, किसके ऑपोजिट, ऋतिक रोशन के। ठीक है, अगेन जो वर्ड्स बचे थे उसके हिसाब से मैंने बनाया, एच के ऊपर जो आपको एक्टर एक्ट्रेस समझ आए, पीसी जो भी आपको बनाना हो बना दो, DDLJ में PCO और H ये मैंने बनाया है। चलो डी, तो पहला है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि भाई वो चीज जो आपकी कंपनी को एक सही जगह पे गाइड करे। तो अगर एफिशिएंट स्टाफ है, ऑटोमेटिकली कंपनी क्या होगा, सही तरीके पे सही रास्ते पे जाएगी। तो डी के ऊपर ड्राइविंग फोर्स, डी। तो दूसरा डी है डायनामिक, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, DDLJ, L स्टैंड्स फॉर लिम्स, के स्टाफ जो है वो कंपनी के लिम्स के जैसा है, कि हाथ पांव जो है वही सारा काम करते हैं, तो वैसे ही स्टाफ है जो सारा काम करता है। मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी को ये लोग बार बार किससे है ना कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से करते हैं, कि प्लानिंग ब्रेन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग स्केलेटन हो गया, स्टाफिंग जो हो गया लिम्स हो गया, वैसे ये लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, DDLJ, J स्टैंड्स फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। तो 4 हमने देखे। ऑब्वियसली हाँ, स्टाफिंग अगर आप अच्छे से करोगे ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी में क्या होगा, लोग जो हैं ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। DDLJ, D stands for driving force, D stands for dynamic, L stands for limbs, J stands for job satisfaction। अब प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन को पकड़ते हैं। प्रियंका कहाँ गई, प्रेस्टीज, ये रहा। अगर आप स्टाफिंग अच्छे से करोगे तो आपकी कंपनी की प्रेस्टीज इंक्रीज होगी, कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसमें लोग इतना जॉब क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग अपने एम्प्लॉयज को उस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली कंपनी की एक तरीके से गुडविल बढ़ रही है, प्रेस्टीज बढ़ रही है, मार्केट में रिस्पेक्ट बढ़ रही है। सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, के अगेन हमने पहले डिस्कस कर दिया, पेरिनियल, वही सारी पॉइंट्स यहाँ पे कंटिन्यू होगी। DDLJ, फिर P और C, P स्टैंड्स फॉर प्रेस्टीज, C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ऑपोजिट ऋतिक रोशन, ओ पे अदर मैनेजरियल फंक्शन, ये भी हमने डिस्कस कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, और एच पे हार्मनी। ठीक है, हार्मनी कि भाई एम्प्लॉय सब अच्छे से काम करेंगे, कब सब अच्छे से काम करेंगे, तभी कर पाएंगे जब ओवरऑल आपने स्टाफिंग का प्रोसेस अच्छे से हैंडल किया है। तो यहाँ पे फिर से पहले तो ट्रिक लिख लेते हैं अपने।
ट्रिक अपनी क्या है कि DDLJ में आज की डेट में प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन को हायर करेंगे, ठीक है। डी के ऊपर तो आपको पता है ड्राइविंग फोर्स और डायनामिक, एल के ऊपर लिम्स, जे के ऊपर जॉब सेटिस्फेक्शन। अब प्रियंका चोपड़ा, पी क्या था आपका प्रेस्टीज, सी था कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऋतिक पे हार्मनी था और ओ पे अदर फंक्शंस। चलो अब लास्ट आंसर हम अच्छा हाँ, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन 3 जो है वो भी क्या हो गया है, पूरा कैंसिल हो गया है, तो क्वेश्चन 3 प्लीज कैंसिल कर देना। आ जाओ अभी सीधा हम लोग पहले स्टाफिंग के अंदर, अच्छा हाँ, स्टाफिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला है लोगों को हायर करना यानी रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन और थर्ड है ट्रेनिंग। ये 3 हमको अच्छे से डिस्कस करने हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। पहले मैं शुरू कर रहा हूं सिलेक्शन से, तो क्वेश्चन नंबर 8। अब ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस का मतलब मैंने बताया हुआ है, स्टेप्स जो है सीक्वेंस वाइज लिखना जरूरी है। चलो, तो कभी भी आपकी कंपनी में कोई बंदा आता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेते हो उसको हायर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस में जॉब के लिए अप्लाई किया, सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन जो होगी वो देख के उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, तो एक मीटिंग पे या कोई होटल में मुझे बुलाया, ठीक है। तो मैं वहां पे गया, तो वेलकम और प्राइमरी मीटिंग होगी। वेलकम प्राइमरी मीटिंग में कंपनी के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और मेरे को एक फॉर्म देंगे कि भाई ये तू फॉर्म भर। सर क्यों फॉर्म दे रहे हैं, देखो सीवी में मैं अपने हिसाब से लिखूंगा कि मैंने कॉलेज में किसी छोटे मोटे फंक्शन में काम किया होगा, मैंने लिख दिया होगा कि 3 साल मैंने एक हाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैगजीन जो है उसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स लिखे हैं। कॉलेज की मैगजीन में खाली 2-3 कॉलम्स लिखे हैं जो कोई रीड भी नहीं करता, बट फिर भी मैं बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ। मैंने ओवरऑल परसेंटेज लिखे हैं। अब जॉब के लिए उनको सिर्फ मेरे ओसी के मार्क्स देखने हैं या इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, अकाउंट सेट्स के मार्क्स उनको नहीं देखने हैं, बिकॉज मैं एमबीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। 12th की मेरे रिजल्ट में उनको सिर्फ ओसी देखना है या इंग्लिश देखना है। तो वो लोग अपने फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पूछेंगे कि भाई आपको अगर सपोज करो जॉब है ना दिल्ली में मिल रही है, तो आप दिल्ली में आने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, या फिर आप प्रेफर करते हो कि गुजरात में ही आपको जॉब मिले। ये सब चीजें उन लोगों ने अपने फॉर्म में पूछी होंगी जो जनरली आप सीवी में इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। फिर उनको जो एप्लीकेशन मिली उसको वो स्क्रीन करेंगे कि भाई उनको पता है कि ये बंदे को हमको जॉब ज्यादा टाइम कहाँ रखनी है, दिल्ली में रखनी है। तो जिन लोगों ने नो लिखा था उनका फॉर्म सीधा बाहर कर दिया कि ये बंदे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जिनकी इंग्लिश में 60 से कम मार्क्स है उनको बाहर कर दिया। तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। के एप्लीकेशन को देखा, देख के लग रहा है कि ये खराब है, इसको लेने का मतलब नहीं है, तो उसको आपने साइड कर दिया। अब जिन लोगों की एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट की कि जो लोग दिल्ली आने के लिए रेडी हैं, उनका आप क्या करोगे, नेसेसरी टेस्ट लोगे। अब अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, चलो देख ही लेते हैं कौन से टाइप के आपके टेस्ट हैं। आईक्यू टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ट्रेड टेस्ट होते हैं। एक बार आप रीड करोगे आपको सबका मतलब पता चल जाएगा, नहीं तो मैंने जब चैप्टर कराया था बहुत इन डिटेल में समझाए थे सारे टेस्ट। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो उनको पता चल जाएगा। कि बस का एग्जांपल याद करो कि भाई मैंने एग्जांपल में आपको ये दिया था जो रिलायंस में मेरे से प्रैक्टिकली पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपकी बस की सीट जो है आप एक प्रेग्नेंट लेडी को दोगे, ओल्ड पर्सन को दोगे, या फिर एक यंग पर्सन को दोगे लेकिन उस यंग पर्सन के पाँव में फ्रैक्चर है। तो वो देखना चाहते हैं आप पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, प्रेजेंट के ऊपर कर रहे हो या फ्यूचर के ऊपर कर रहे हो। प्रेग्नेंट लेडी फ्यूचर इंडिकेट कर रही है, फ्रैक्चर्ड बंदा जो है वो प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, और ओल्ड मैन जो है वो क्या कर रहा है, मींस पास्ट जो है, ओल्ड जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। आगे पर्सनल इंटरव्यू, जो लोग टेस्ट में पास होंगे उनका क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। 4 स्टेप्स हुए। एप्लीकेशन जो है उन लोगों ने अपनी दी वेलकम मीटिंग में, एप्लीकेशन को स्क्रीन किया, टेस्ट ली, पीआई लिया। पीआई के बाद रेफरेंस चेक कर रहे हैं, इंडिया है, रेफरेंस चेक करेंगे फिर ही काम होगा। रेफरेंस आपके सही निकले फिर आप प्राइमरी सिलेक्ट हो गए कंपनी में कि हाँ भाई आपकी जॉब पक्की। लेकिन फिर वो लोग अपने डॉक्टर के यहाँ भेजेंगे कि जाके तुम अपना एग्जामिनेशन करा के, कि कल उठ के है ना आपका कुछ हार्ट पेशेंट निकले या कुछ निकले, और अगर आपको काम करते करते कुछ प्रॉब्लम हो गई
तो क्या होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आपकी एग्जामिनेशन सही हुई, फिजिकली आप फिट हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। और लास्ट, इंडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको कंपनी में आपकी पोजीशन देंगे और आपको काम अलॉट करेंगे। अब ध्यान से सुनना। आई ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमने बेसिक जो था वो खत्म किया, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, सीआईडी में प्रद्युमन हाउ पूछता रहता है, हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस किए, और तीसरा हम लोगों ने सिलेक्शन का प्रोसेस डिस्कस किया। ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मोस्टली यूट्यूब पे ही आएगी, या फिर शायद मैं अपने एप्लीकेशन जो है वीसीसी उसमें दे दूं। तो जिनका वीसीसी का बाकी है अप्रूवल, प्लीज अप्रूवल करवा दो। तो उसमें वीडियो आ जाएगी। हम लोग फिर स्टाफिंग खत्म करेंगे, फिर बस इस वीक के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, ओसी पूरा निपटा देंगे इस वीक, नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट अराउंड 7 to 8 डेज में। फिर हम लोग इको के ऊपर आएंगे। मेरी विश है 10 अप्रैल तक आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए पूरा का पूरा कंप्लीट। थोड़े डेज में आपको ओसी के तो हर एक वीडियो जो है रिवीजन वाली जो हमने क्लास में डिस्कस की है कि विद इन 1 या 2, जैसे ये वाली वीडियो काफी कम मिनट्स की होगी, तो उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर्ड हो। बस मेरी रिक्वेस्ट है वो वीडियोस को गो थ्रू करते रहो। ओसी चैप्टर 1 की तो यूट्यूब पे है, बाकी सारे आपके ऐप पे आ जाएंगी, उनको प्लीज गो थ्रू करते रहो। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।